हेलो दोस्तों, देखिए डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञानी का फर्स्ट पार्ट आप लोग का अपलोड कर चुके थे। उसको आप नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए। देखिए दूसरा पार्ट अभी बना रहे हैं। अगर लॉन्ग हो जाएगा तो इसको भी 2 पार्ट में कर देंगे। 2-3 वीडियो आपको देखना है। सारा सामाजिक विज्ञान आपका कवर होगा थर्ड सेमेस्टर का। आपको सीरीज में भी ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए वहाँ पे आपको मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे। अब देखिए संसद संसद के बारे में तो आप जान गए, वहाँ पढ़ाए थे। देखिए इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है बस वही आपको दिखाएंगे, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है इसमें, तो इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपको बताएंगे। देखिए इसमें पहला आप जान लीजिए न्यायपालिका। न्यायालय के प्रकार। न्यायालय के प्रकार आपको पता होना चाहिए। न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? देखिए जनपद स्तरीय न्यायालय। देखिए जनपद जनपद स्तरीय न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ये जिला स्तर पर, ये राज्य स्तर पर, ये केंद्र सेंट्रल पे होता है। ठीक है, 3 न्यायालय 3 प्रकार के होते हैं। बस न्यायाधीशों की योग्यता ये तो आपको बाद में अंदर पूरा मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, मुगल साम्राज्य की स्थापना। जो इम्पोर्टेंट बिंदु बस उसी को आपको देखना है। मुगल, देखिए ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको देखना है। मुगल साम्राज्य की स्थापना। देखिए मुगल काल को भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। जो कि जो मेन पॉइंट रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा, ये आपको पता रहना चाहिए। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर के बारे में 4 मुख्य युद्ध है, वो आगे आपको बताएंगे। देखिए अब देखिए आगे देखिए, उनका जन्म मध्य एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। मध्य एशिया में बाबर का जन्म कहाँ हुआ? तो मध्य एशिया में। ये आपको मेन पॉइंट जो बहुविकल्पी बनेंगे वो सबके लिए है। अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष बाद 11 वर्ष की अल्पायु में वह गद्दी पर बैठा। बाबर कब गद्दी पर बैठा? अपने पिता की मृत्यु के 11 वर्ष, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसकी आयु जो 11 वर्ष थी तभी यह गद्दी पर बैठा था। देखिए अब बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य तुर्की नस्ल के चगतई तुर्क वंश का था। बाबर का भारत पर आक्रमण मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजय तथा शक्तिशाली सफवी वंश के भय का प्रतिफल था। बाबर ने अपने चाचा अर्थात बुखारा व समरकंद के शासक अहमद मिर्जा से समरकंद का क्षेत्र छीनना चाहा। समरकंद फरगना की सीमा के निकट था, जिस पर अधिकार के पश्चात पश्चिम की तरफ से फरगना राज्य सुरक्षित हो जाता है। अब देखिए बाबर जो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्या है कि देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिए केवल कि भारत मुगल काल को भारत में मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक नई शुरुआत में देखा जाता है। बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। पहला पॉइंट देखिए ये है, बाबर को भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, वो गद्दी पर कब बैठा है? 11 वर्ष की अल्पायु में। और तीसरा देखिए, बाबर भारत पर मध्य एशिया में शक्तिशाली उज़्बेकों से बार बार पराजित होने के बाद और शक्तिशाली सफवी वंश के भय का प्रतिफल था। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए प्रमुख बिंदु देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध, हुमायूं की स्वदेश को पुनः वापसी। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर ने किया था। और हुमायूं जो है इसका तो सब कायर ही समझ लो। बाबर के बाद हुमायूं था, इसका अभी हिस्ट्री आगे देखा जाएगा। देखो अब बाबर अपने तुजुक ए बाबरी में लिखता है। बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी है। बाबर अपने आत्मकथा जैसे बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, बाबर ने खुद लिखा है। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है तो आप बताएंगे बाबर की। बाबर अपने तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि काबुल की विजय से लेकर पानीपत की लड़ाई तक वह निरंतर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने का स्वप्न देखता रहा। बाबर ने अपनी पानीपत विजय से पूर्व भारत पर 4 बार आक्रमण किया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाबर ने अपनी पानीपत विजय से पूर्व भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 4 बार। 4 बार आक्रमण किया था भारत पर। बाबर के आक्रमण से निम्न उद्देश्य थे।
मतलब किस लिए वो आक्रमण करता था। भारत की राजनीतिक स्थिति उसके अनुकूल थी, जो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उत्साहित कर रही थी। वह तैमूर का उत्तराधिकारी होने के नाते इस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा था। काबुल, कंधार और बदख्वासा के क्षेत्र से उसका प्रशासनिक खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा था। पानीपत, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध। देखिए 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जिसमें जिसमें एकता का अभाव व अकुशल नेतृत्व के कारण लोदी की पराजय हुई। 1530 को बाबर ने अपने 4 पुत्रों हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 26 दिसंबर 1930 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1526 में पानीपत की युद्ध हुई थी बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, इसमें जीता था बाबर। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है आगरा में। तो 1530 में उसने अपने चार पुत्र, उसके कौन कौन थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी व हिंदाल। हुमायूं, देखिए 4 पुत्र उसके कौन कौन थे, ये इम्पोर्टेंट है। 4 पुत्र हुमायूं, कमरान, अस्करी व हिंदाल। और देखिए उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1930 को कहाँ हुई, आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए खानवा के युद्ध 1527 में, देखिए ये पूरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें बाबर विजयी हुआ था। अब देखिए चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया था बाबर और जयसिंह के बीच में, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया था, इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। तो ये चारों युद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से पढ़ना होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध देखिए ये क्रम से है। प्रथम युद्ध यहाँ पर हो गया, द्वितीय युद्ध खानवा हो गया, तृतीय युद्ध चंदेरी हो गया और चतुर्थ युद्ध घाघरा हो गया। यही 4 युद्ध बाबर का बहुत इम्पोर्टेंट था, जो अपने जीवन काल में वो लड़ा था, इसके लिए बाबर प्रसिद्ध है। अब देखिए हुमायूं, क्योंकि बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में आगरा में। अब आ गया हुमायूं कायर था। हुमायूं के देखिए हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। 23 वर्ष की आयु में वह हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था। हुमायूं की सबसे बड़ी कठिनाई उसके अफगान शत्रु थे, जो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए लगातार प्रयत्नशील थे। हुमायूं का शासनकाल शत्रु अफगान शेर खां था, जो शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता था। मतलब हुमायूं का सबसे खतरनाक दुश्मन जो था वो शेरशाह था। शेरशाह से ये हुमायूं कभी जीत नहीं पाया। अब देखिए आगे, देखिए क्या विख्यात था। 1539, देखिए ये युद्ध इम्पोर्टेंट है। 1500 पॉइंट देखिए 1539 ईस्वी में से हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। चौसा का युद्ध, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सबको आपको याद रहना चाहिए। 1539 ईस्वी में हुमायूं व शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई। इसमें हुमायूं हार जाता है। फिर 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पुनः पराजित किया। 1539 में चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसमें हुमायूं हार जाता है। फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध होता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में, फिर से हुमायूं हार जाता है। वह हिंदुस्तान को तख्त पर अपना अधिकार कर लिया। मतलब शेरशाह जब 1540 बिलग्राम में युद्ध में हराता हुमायूं को, तो इसके बाद अधिकार कर लेता है। इस युद्ध में पराजय के पश्चात हुमायूं 1553 ईस्वी तक हिंदुस्तान से बाहर निर्वासित जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया था, क्योंकि अगर भारत में रहता तो उसको मार देता शेरशाह। इसलिए हारने के बाद 1540 से 12-13 साल तक ये बाहर रहा। अब देखिए अकबर भी बाहर ही पैदा होता है। अब देखिए हुमायूं के स्वदेश को पुनः वापसी, दोबारा कब वापसी होती है, तो 1545 ईस्वी में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। 1545 में हिंदुस्तान पर पुनः अधिकार करने के लिए वो 1554 ईस्वी को पेशावर पहुंचा। ये आपको पता नहीं कि पुनः अधिकार करने के लिए हुमायूं ने भारत कब आया, तो 1554 ईस्वी को वो पेशावर पहुंचा। 1555 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया।
अफगान सेना को मछीवाड़ा के युद्ध में पराजित कर संपूर्ण पंजाब पर वो पुनः अधिकार कर लिया। 22 जून 1555 ईस्वी को मुगल और अफगानों 22 जून 1555 ईस्वी को मुगल और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 22 जून 1555 में सरहिंद का युद्ध मुगल और अफगानों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अफगान सेना के नेतृत्व सिकंदर सूर और तथा मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। सरहिंद के युद्ध में मुगलों की विजय ने उन्हें भारत का राजसिंहासन एक बार फिर प्रदान कर दिया। पुनः 1555 में हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दिन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी गिरकर मर गया। लेनपूल का कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। देखिए इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हुमायूं कैसे मरा था। तो दुर्भाग्य से एक दिन वह जब दिल्ली की दीनपनाह नामक भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अचानक वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कुछ इसमें आपको भौगोलिक प्रश्न भी दिए हैं, जैसे अब तुझकी बाबरी की रचना किसने की थी। तो अभी तो आप पढ़े हैं ना, तुझकी बाबरी की रचना किसने की थी, बाबर ने। इसकी आत्मकथा है। खानवा के युद्ध 1527 में। अभी आपको राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ऊपर पढ़े हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में हुआ था, अभी आप पढ़े। अब देखिए अतुल उत्तरीम क्या है, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा बाबर के बीच में। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर है। घाघरा के युद्ध किसके बीच में हुआ था, घाघरा के युद्ध 1529 में हुआ था। अब देखिए प्रशिक्षु चर्चा करें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना व उसे स्थायित्व प्रदान करने में बाबर की क्या भूमिका थी। अब इसको आपको जो अभी बाबर के बारे में पढ़े हैं कि वो कैसे कैसे 4 युद्ध के जरिए पूरे भारत पर राज्य किया। 1526 से 1529। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। 1527 में खानवा का युद्ध किया था। 1528 में चंदेरी की युद्ध किया था। 1529 में घाघरा का युद्ध किया था। यही चारों आपको इसके विस्तृत में लिखना है, दीर्घोत्तरीय आपके हो जाएगा। अब देखिए सूर साम्राज्य, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखिए सूर साम्राज्य में क्या है, शेरशाह सूरी के बारे में है सूर साम्राज्य। देखिए सूर साम्राज्य इंपॉर्टेंट। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में बैजवाड़ा होशियारपुर जो हरियाणा में है, होशियारपुर नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद था। अब देखिए शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। इसका जन्म जो है होशियारपुर राजस्थान में शायद है, राजस्थान भी है, होशियारपुर में हुआ था। तो इसमें शेरशाह में आप जान लीजिए 1472 में इसका जन्म हुआ था और इसका बचपन का नाम फरीद था और ये होशियारपुर में इसका जन्म हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए, बचपन का नाम इसका फरीद था। क्या था, फरीद। दूसरे अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। दूसरे अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी। हुमायूं को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करने के बाद वह उत्तर भारत का सर्वोच्च नेता बन गया। उसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल से सिंध तक का क्षेत्र सम्मिलित था। शेरशाह को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, शेरशाह को किसके रूप में जाना जाता है, शेरशाह को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है। जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको जरूर याद करना चाहिए। और देखिए साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पुरोगामी माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में केंद्रित थी। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक एकता व सूबा अनेक सरकारों में बटा होता था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे। ठीक है, ये शेरशाह के सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे, एक सिकदारान और दूसरा मुंसीफान। सिकदार के साथ एक सैनिक दल होता था
और उसका कार्य परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। मुंशीब दीवानी मुकदमों का निर्णय व भूमि का नाप लगान व्यवस्था देखता था। केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान, व्यापारिक कर, नमक कर आदि थे। शेरशाह एक अन्य प्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। अब देखिए इम्पोर्टेंट ये पॉइंट बन सकता है। शेरशाह एक न्याय प्रिय शासक था। वो प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय करने के लिए बैठता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसकी मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। कानूनगो ने शेरशाह के शासन प्रबंधन की बड़ी प्रशंसा की है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रमुख बिंदु ये भी देखिए, शेरशाह का उदय, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शेरशाह के बाद अकबर, जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब, तो मुगल साम्राज्य का पतन, फिर मुगल प्रशासन, सामाजिक संस्कृति और आर्थिक दशा, ये हो गया। अब देखिए चर्चा के प्रमुख बिंदु क्या हैं। शेरशाह को अपने राजस्व सुधारों के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है। विवेचना कीजिए। अब शेरशाह के बारे में अभी जो भी पढ़े इसी में से आप लिखिए। उसका जन्म घर है, क्या क्या उसकी शासन प्रणाली कितनी अच्छी थी। अब देखिए अकबर के बारे में मैं आपको बेस जानकारी दे रहा हूँ। इसके पढ़ने के बाद आप वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, इससे अच्छे से देख लेंगे। इसके बाद आप सीरीज़ देखेंगे तो आपका 90 से 95% पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अकबर, अब अभी शेरशाह को आप देखें, अब अकबर देखिए, अकबर महान, इसके बारे में तो बहुत पढ़े होंगे। अकबर महान का कार्यकाल जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अब देखिए मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने व उसे स्थापित प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। वैसे मुगल साम्राज्य स्थापित किया था बाबर, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखिए जो कार्यभार ये सब देखेंगे तो अकबर। इसके अतिरिक्त राजस्व और शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया हुआ उसे भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। लेनपुल, वह भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। ये कौन था? अकबर के लिए कहा था, वह भारतीय शासन बादशाहों में सबसे महान था, ये लेनपुल ने कहा था। देखिए यही सब पॉइंट अगर मैं आप सब लिखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, अगर मैं आप ये पॉइंट लिखोगे तो आपकी बीच में ही पता चल जाता है आपको उससे क्या लिखे नहीं पता। जब ये लेनपुल के आप लिखेंगे, लेनपुल के अनुसार अकबर भारतीय बादशाहों में सबसे महान था। तो इससे पता चलता है कि मतलब कि लड़के में कुछ अलग टैलेंट है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। जब जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब उस समय अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। उसका राज्याभिषेक बैरम खान की देखरेख में पंजाब के गुरुदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कहाँ पे? पंजाब में। स्थान क्या है? कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खान का सबसे बड़ा योगदान था। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के वकील व संरक्षक बैरम खान और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, के बीच हुआ था। पानीपत का, अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर के वकील संरक्षक बैरम खान, मतलब अकबर के जो भी कह लीजिए पिता वकील, वैसे बैरम खान और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, के बीच हुआ। मतलब पानीपत, अब ऐसे समझ सकते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था। ये देखिए 1556 यही है, इसी बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और किसके में? बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। बस इतना 60 में आप जानिए, बैरम खान और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर, अगर बैरम खान नहीं तो अकबर होगा, तो अब अकबर मारेंगे क्योंकि दोनों वहाँ पे थे। अकबर उसमें 16 साल का था, तो ये क्या लड़ाई करेगा। अब देखिए अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिणी नीति, राजपूत नीति व धार्मिक नीति का सहारा लिया। अकबर एक कुशल सैनिक और प्रतिभाशाली सेनापति था। अकबर ने जिस उदार और नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया उनमें सर्वप्रमुख हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का था। यानी अकबर हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ में लेकर चलता था, वो विस्तारवादी था। उसकी सुलहकुल सभी के प्रति शांति की नीति ने राज्य और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया।
1579 ईस्वी में अकबर ने महजर को जारी किया जिसके अनुसार भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का अधिकार स्वयं अकबर ने लिया। उसने समान न्याय, निष्पक्ष कानून व समान शासन प्रणाली को अपना कर भारत की सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। ये सब आप पढ़ लीजिए, इसे भी जाने। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1562 में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा की और 1583 में पशुवध निषेध का कानून बनाया। देखिए, ये जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है यही आपको याद करना है। 1562 में दास प्रथा का अंत को किसने किया था? अकबर ने किया था। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, किसने किया? अकबर किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया, किसने किया? अकबर किया। 1582 दान ए इलाही की घोषणा की, किसने की? अकबर ने की। और पशुवध निषेध 1583 में किसने किया? अकबर ने किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, चर्चा के प्रमुख जो अब अकबर द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की चर्चा कीजिए। यही कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम साथ लेकर विस्तारवादी वाला था, उसके बारे में थोड़ा कुछ, जो ये दास प्रथा है इसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिख दीजिए, ये सब। अब देखिए, क्या दीन ए इलाही को एक नए धर्म के रूप में माना जा सकता है? दीन ए इलाही नया धर्म के रूप में माना जा सकता है, बताइए। दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में की गई, इसे नया धर्म को माना जा सकता है? नहीं, नया धर्म को नहीं माना जा सकता। इसको अभी आप पढ़ने दीन इलाही का मतलब उसके केवल साथ में लेके चलने वाली बात है इनकी। अब देखिए, जहांगीर। अब देखिए, पहले क्या बाबर था 1526 में, अब 1500 फिर उसके बाद अकबर आ गया, अरे हुमायूं आ गया। एक बार देख लीजिए हुमायूं कहाँ गया। हुमायूं सोर्स से, हुमायूं बाबर के बाद देखा हुमायूं आ गया। हुमायूं आया, हुमायूं का 1545, हुमायूं मान लीजिए 32 में। हुमायूं के बाद फिर देखिए अकबर आया। अकबर 56 से 1605 ईस्वी तक। अकबर के बाद अब देखिए जहांगीर आ गया। अब देखिए जहांगीर, मैं आपको मुगल साम्राज्य अच्छे से बता दे रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन तो फिर बेकार ही है। देखिए जहांगीर, जहांगीर का दूसरा नाम सलीम है। देखिए यहाँ पर दिया है सलीम। सलीम जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में अमर जयपुर के राजा भरमाल की पुत्री मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से हुआ था। सलीम मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना था। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी में, इसका बचपन का नाम सलीम था, ये आपको याद होना चाहिए। एक इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1569 में कहाँ? फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती कुटिया में हुआ था। राजा भरमाल की पुत्री मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अकबर ने जिस साम्राज्य विस्तार की परंपरा को स्थापित किया था, जहांगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न किया, जस्ट विपरीत काम किया। अब जहांगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किए जो तुजुक ए जागीरी में लिपिबद्ध है। जहांगीर की दक्षिण नीति के संबंध में कहा जाता है कि उसने अकबर द्वारा प्राप्त भूभाग को बरकरार रखते हुए उसकी उपलब्धियों का अक्षुण्ण रखा। 1921 ईस्वी में ही जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महमद खान के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका। 1621 में दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया था जहांगीर, क्योंकि इसका पुत्र जो शाहजहां था इसके खिलाफ बगावत कर दिया था। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से भी सहिष्णु था। उसने हिंदुओं द्वारा बनाए जाने वाले त्योहारों को बढ़ावा दिया। जहांगीर एक सफल प्रजापालक शासक था। उसकी सफलता इसी में थी कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था को यथावत रखा। जहांगीर अकबर द्वारा
अब देखिए शाहजहाँ, पहले जागीर 1605 से 1606 से 1606 से कितना था 1600। अकबर देखिए अकबर 1556 से 1605। अब फिर अकबर के बाद जागीर 1605 से 1627 जागीर। अब शाहजहाँ 1627 से 1658 शाहजहाँ। अब शाहजहाँ देखिए ये तो बहुत ही काम किया है, मतलब आकर्षण के बिंदु में इसको देखिए। इश्क वाला राजा, इश्क का राजा शाहजहाँ। 1627 ईस्वी में जागीर की मृत्यु के बाद मुगल दरबार में सत्ता के लिए उठक पटक प्रारंभ हो गई। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ का आगरा में सिंहासन रोहण हुआ। शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। देखिए ये पॉइंट आपको याद आना चाहिए। शाहजहाँ का विवाह जो 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। शाहजहाँ का शासनकाल मुगल साम्राज्य के वैभव का काल था, जिसके कारण उसका काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता था। अकबर के समय में स्थापित हुई मुगलों की श्रेष्ठता शाहजहाँ के समय में न केवल स्थापित रही बल्कि विकसित भी हुई। शाहजहाँ के काल में भी विभिन्न विद्रोह हुए। एक साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से उसने अहमदनगर के राज्य को जीतकर राज्य विस्तार किया तथा बीजापुर और गोलकुंडा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। वह एक न्यायप्रिय व प्रजापालक शासक था। उसका काल साहित्यिक, धार्मिक व कलात्मक दृष्टि से प्रगतिशील था। शाहजहाँ ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाह बुर्ज में एक बंद की भांति व्यतीत किया। अंततः 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब 1666 ईस्वी में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। अब देखिए औरंगजेब। अब औरंगजेब जो है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब यही मुगल का लास्ट क्या समाप्ति की ओर समझ लीजिए। औरंगजेब पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जागीर, फिर से शाहजहाँ, फिर अब औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में पढ़ लीजिए। देखिए शाहजहाँ के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा हुआ पश्चिमी, दृढ़ निश्चय, योग्य तथा सफल सेनापति था। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग कर सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे, उसने मदिरा, भांग आदि के सार्वजनिक सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया। किसने किसने लगा दिया? औरंगजेब ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा दिया। तथा अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु मुहतसिब नियुक्त किया। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अब किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ? देखिए औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैला चुका था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में, तब तक वो दक्षिण भारत में अपना राज्य मुगल साम्राज्य फैला चुका था। चर्चा के मुख्य बिंदु मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के उत्तरदायी की विवेचना कीजिए। ये हो जाएगा मुगल साम्राज्य का पतन। अब देखिए जो मुगल साम्राज्य का पतन, यही से क्वेश्चन आपको बनेंगे। पहले आप देखिए अब इसको क्या है। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का सूर्य अस्त हो गया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया यद्यपि औरंगजेब के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी, तथापि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में से कोई भी योग्य होता तो वह साम्राज्य के विघटन की क्रिया को रोक सकता था। उस समय में भी साम्राज्य का भाग्य बादशाह की योग्यता तथा अथवा अयोग्यता से बंधा हुआ था। यदि साम्राज्य को उस समय एक सुयोग्य शासन प्रबंधक व अच्छा सेनापति बादशाह के रूप में प्राप्त हो जाता तो मुगल साम्राज्य का पतन न होता। एक के बाद एक अयोग्य, दुर्बल और विलासप्रिय मुगल बादशाहों ने मुगल शक्ति और वैभव को नष्ट करने में सहायता की। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रक्रियाओं ने मुगल साम्राज्य के विघटन में भूमिका अदा की। देखिए मुगल साम्राज्य का पतन, तो इसके बारे में देखिए ये आपका पूरा PDF भी है, अच्छे से आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहीं से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। चर्चा करूँगी फिर मुगल साम्राज्य के पतन में कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। अब देखिए ये भी देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। देखिए मुगल
प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन भारतीयों और तथा गैर भारतीयों विदेशियों तत्वों का सम्मिश्रण था। यह प्रशासन केंद्रीय प्रांतीय जिले व परगने में विभक्त थी। मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबों मतलब प्रांतों मतलब राज्यों में, सूबों को सरकारों, जिलों में सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गांवों में बांटा गया था। मुगल में सरकार जिलों में फौजदार, अमील, कोतवाल और काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटी होती थी। परगना के प्रमुख अधिकारी सिकदार, अमील, कानूनगो और कारकुन होते थे। सामाजिक दशा, देखिए सामाजिक दशा में क्या क्या है इसको भी देखिए एक बार। मुगल समाज दो वर्गों में बटा था, धनी वर्ग एवं जनसाधारण जैसे किसान, दस्तकार एवं श्रमिक आदि। उच्च वर्ग के लोगों में अधिकतर मनसबदार, जागीरदार एवं जमींदार। देखिए मनसबदारी प्रथा जो अकबर ने चालू किया था। जागीरदार एवं जमींदार तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त सरकारी अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन बिताते थे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू था। जात मतलब सबसे ज़्यादा संख्या जो हिंदू की थी। जातु बंधन कठोर थे और साधारणतः अंतर्जातीय खान पान और विवाह संबंध निषेध थे। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का विवाह न होना, लड़कियों के जन्म को अपशकुन मानना, सती प्रथा, धनवान व्यक्तियों में बहु विवाह आदि सामाजिक कुरीतियाँ हिंदू समाज का अंग बन गईं। हालांकि मुगल काल में भी अनेक योग्य और प्रतिभाशाली स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने समय की राजनीतिक और समाज को प्रभावित किया। विभिन्न मेले और उत्साह धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति तथा मनोरंजन दोनों के लिए थे। सांस्कृतिक और कला स्थिति, फिर आर्थिक दशा, ये सब आपको है। बोले सांस्कृतिक और कला स्थिति देखिए, ये सब देखिए फालतू का नहीं है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप यहीं से आपके क्वेश्चन बनाएंगे। मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। मुगल कालीन स्थापित मध्य एशिया की इस्लामिक और भारतीय कला का मिश्रित रूप है जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, बंगाल, जौनपुर आदि। देखिए इसमें क्या क्या है। मुगल कालीन स्थापित मध्य एशिया की इस्लामिक और भारतीय कला का मिश्रित रूप है जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, बंगाल, जौनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। मुगल काल स्थापित की शुरुआत बाबर के समय से ही मानी जाती है। फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद संभवतः बाबर के समय भारत आया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। देखिए ये इम्पोर्टेंट है। मुगल चित्रकला की नींव जो हो हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में भी चित्रकला का विकास स्पष्ट दिखाई देता है। मुगल काल में हुमायूं, अकबर, शाहजहां और जहांगीर ने संगीत कला को प्रोत्साहित किया। मतलब जो देखिए चित्रकला जो शेर के साथ सूरी में ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और जो ये गाने बजाने, संगीत और ये सब हुआ प्रोत्साहन, ये मुगल काल में हुमायूं, अकबर और शाहजहां के जहांगीर के समय में हुआ था। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में स्पष्ट देखा जा सकता है। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी की रचना की। देखिए तुझके बाबरी की आत्मकथा बाबर खुद की थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। जहांगीर, अकबर और शाहजहां के काल में भी विभिन्न रचनाएं का उल्लेख प्राप्त होता है। आर्थिक दशा में देखिए मुगल काल में शाहजहां के समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जा सकती है। शाहजहां का समय समृद्ध और संपन्नता का काल था। मुगल काल में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बटा हुआ था। बादशाह की आय सबसे अधिक थी। विभिन्न करों को वसूल कर के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। आय का प्रमुख स्रोत भूमि उत्पादन से लिया जाने वाला कर, लगान या खराज था। मुगल काल में विभिन्न बड़े बड़े और संपन्न नगरों का निर्माण हुआ। व्यापार उन्नति स्थिति में
में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शांति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का अवसर दिया। मुगल कालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल काल में भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था भी थी जो मुद्रा पर आधारित थी। देखिए इसके देखिए अभी मुगल काल के बाद देखिए ये मेन है। ये देखिए अब आपका मराठा साम्राज्य से चालू हो गया, मराठा शक्ति का उत्कर्ष। अब देखिए 17वीं शताब्दी मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, उसमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। प्रारंभिक इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्कर्ष में उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन आदि महत्वपूर्ण कारक थे। शिवाजी के उदय से पूर्व भी मराठों को प्रशासनिक और सैनिक क्षेत्रों में विशेष स्थान प्राप्त था। मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी का योगदान बहुमूल्य है। अब ये आप इसको कहते हैं मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की स्थापना का श्रेय जो शिवाजी को माना जा सकता है, यह उनका योगदान बहुमूल्य था। उन्होंने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए मराठों को संगठित करने के कार्य को आगे बढ़ाया तथा दक्कनी रियासतों एवं मुगलों से संघर्ष कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। मराठा राज्य की स्थापना शिवाजी को माना जा सकता है। प्रमुख शिक्षण बिंदु मराठा शक्ति का उदय शिवाजी प्रशासनिक व्यवस्था है। शिवाजी जो है 1627 से 1680 ईस्वी तक। अब शिवाजी जो रहे हैं 1627 से 1628 ईस्वी तक, ये आपको याद है। शिवाजी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिवाजी के बारे में। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर में हुआ। शिवाजी के आरंभिक जीवन पर उनकी मां जीजाबाई और उनके संरक्षक दादा जी कोंडदेव के व्यक्तित्व का अधिक प्रभाव था। गुरु रामदास ने भी शिवाजी को प्रभावित किया। उनके द्वारा दिए गए उपदेशों से शिवाजी में राष्ट्र भावना और स्वाभिमान का विकास हुआ। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी। उनका मूल उद्देश्य मराठों की बिखरी हुई शक्ति को एकत्रित करके महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहीं से ऐसे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने प्रसिद्ध विद्वान गंगाधर भट्ट से अपना राज्याभिषेक कहाँ का था? रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति का उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण कर दी शिवाजी ने? छत्रपति की। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिणी राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी, जिससे शीर्ष पर छत्रपति होता था, जिसपे यह प्रभुत्व संपन्न निरंकुश शासक व अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति था। प्रशासन की सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। शिवाजी के राज्य में प्रशासनिक सहायता देने के 8 मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। ये इम्पोर्टेंट है। अष्टप्रधान जो है, देखिए प्रशासनिक सहायता देने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, जिसे अष्टप्रधान कहते थे। किसमें? शिवाजी में। इनका कार्य विभिन्न विभागों की देखभाल करना एवं राज्य को परामर्श देना था। मराठा सैन्य संगठन अत्यंत उत्कृष्ट था। उसके पास एक विशाल और स्थायी सेना थी। संपूर्ण मराठा साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। इन प्रांतों के प्रशासक को सर कारकुन के नाम से जाना जाता था। वे ही प्रांतों में व्यवस्था बनाए रखते थे। प्रांतों की छोटी इकाई परगना थी। न्याय निष्पक्ष किया जाता था। राज्य ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। गाँव की न्याय व्यवस्था पंचायतें देखती थी। दंड विधान कठोर थे, जिससे अपराध कम होते थे। मराठा कराधान प्रणाली में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर, चौथ और सरदेशमुखी। देखिए शिवाजी के समय में मराठा में 2 ही मेन कर लगाए गए थे। एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। ये 2 जो कर थे शिवाजी के शासनकाल में, मतलब मराठा साम्राज्य में लगा था। ये इम्पोर्टेंट है। चौथ और सरदेशमुखी 2 कर जो है मराठा में लगा था शिवाजी की। चौथ उपज का 1/4 भाग के रूप में, सरदेशमुखी आय के 1/10 भाग होता था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार है। चौथ क्या है? एक कर है।
आय का स्रोत है, दिए जाने वाला कर है। तो चौथ क्या है, एक एक कर ही है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। एक बार देख लीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में 1674 में सही है। काशी गंगा तट का 1674 में। देखिए यानी जो है, देखिए पहले में जो है सी हो जाएगा, दिए जाने वाला कर होगा, दूसरे में 1674 हो जाएगा। अब ऐसे ही आप बना लीजिए। मराठा शक्ति का एकत्र करने में शिवाजी के योगदान का उल्लेख कीजिए। अभी ऊपर पढ़े हैं। शिवाजी के शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, तो पूरा वही अपना लिख दीजिएगा। शिवाजी का महत्व, मुगल साम्राज्य में पतन। अब देखिए 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। इसके आगे जो वीडियो है मैं अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा और बनाऊंगा, तो इससे अभी PDF तो बहुत है लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा। चलिए इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर 2 वीडियो में और बनाना पड़ेगा, तब जाकर ख़त्म होगा। एक वीडियो और। धन्यवाद।